हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, जहां अहिल्याबाई होलकर से जुड़े एक ढांचे को गिराने पर बवाल खड़ा हो गया है। हम चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव आयोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोकतंत्र के नियम बदले जा रहे थे। बात होगी आपकी जेब की भी, क्योंकि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन सरकार का टैक्स कलेक्शन क्यों घट रहा है। इसके अलावा डिलीवरी बॉय की जिंदगी की कड़वी सच्चाई, विराट कोहली का नया आक्रामक अवतार और ईरान में बजती युद्ध की घंटियों पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले बात धर्मनगरी काशी की। द इंडियन एक्सप्रेस में मनीष साहू की रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि मणिकर्णिका घाट पर चल रहे रिनोवेशन यानी जीर्णोद्धार के काम के दौरान देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वाले एक पुराने स्ट्रक्चर को ढहा दिया गया है। आपको बता दें कि मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर को 18वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है। पाल समुदाय के लोगों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र पाल पिंटू का कहना है कि यह संरचना लगभग 100 साल पुरानी थी और प्रशासन ने बिना किसी सूचना के इसे गिरा दिया। उन्होंने मांग की है कि मूर्ति को उसी स्थान पर फिर से स्थापित किया जाए। उधर वाराणसी के अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने स्वीकार किया है कि एक स्ट्रक्चर गिराया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि उस ढांचे के भीतर किसकी मूर्ति थी। मणिकर्णिका घाट को एक कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा सीएसआर फंड के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। अब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के पीछे चल रही धांधली की। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए नितिन सेठी और आयुषी कर ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी यानी सीईओ ने आधिकारिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक आदेश जारी किए और मतदाता सूची के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के नियम ही बदल दिए। जांच में पता चला है कि लिखित नियमों में जो समय सीमा और घर घर जाकर जांच करने के नियम थे, उन्हें व्हाट्सएप पर आदेश देकर घटा दिया गया। अधिकारियों पर दबाव डाला गया कि वे मतदाताओं को जल्दबाजी में एब्सेंट यानी अनुपस्थित मार्क करें। यही नहीं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिसने बिना किसी ठोस आधार के लाखों वोटरों को संदिग्ध मान लिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया। एक जिला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर सवाल उठाया है कि अगर इन व्हाट्सएप निर्देशों के कारण किसी का वोट देने का अधिकार छिन गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये डिजिटल इंडिया के दौर में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक दिल दुखाने वाली खबर है। न्यूज़ 18 के मुताबिक प्रशासन ने एक निर्माणाधीन स्कूल को अवैध मदरसा बताकर गिरा दिया, जबकि इसे बनाने वाले अब्दुल नईम ने स्कूल के लिए ही आवेदन किया था। दिलचस्प बात यह है कि उस गांव में केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। नईम ने अपनी निजी जमीन पर 20 लाख रुपए लगाकर गांव के बच्चों के लिए ये स्कूल बनवाया था। पंचायत ने पहले एनओसी दे दी थी, लेकिन फिर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जब नईम ने एसडीएम से गुहार लगाई तो उन्हें कथित तौर पर जवाब मिला कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। कलेक्टर का कहना है कि निर्माण बिना अनुमति के था, इसलिए गिराया गया। लेकिन गांव के लोग इस कार्रवाई से गुस्से में हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव नजदीक हैं और माहौल गर्म है। पत्रकार कुणाल पुरोहित ने चेताया है कि यह अब तक का सबसे ज्यादा नफरत भरा चुनाव अभियान है। बीजेपी के एक वायरल वीडियो में मुंबई के मुस्लिम इलाकों को हरे रंग में दिखाकर डर पैदा किया जा रहा है कि शहर पर इस्लामिक कब्जा हो जाएगा। पुरोहित का कहना है कि मुंबई की असली समस्याएं जैसे गड्ढे, ट्रैफिक और लोकल ट्रेन में होने वाली मौतें कहीं पीछे छूट गई हैं। लैंड जिहाद और वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण किया जा रहा है। 12 में से 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर चुनाव डर के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो यह चिंता का विषय है। देश की अर्थव्यवस्था पर ब्लूमबर्ग में एंडी मुखर्जी ने एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। खबर यह है कि भारत 7.4% की दर से बढ़ने वाली दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन सरकार की कमाई के आंकड़े इससे मेल नहीं खा रहे। आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में सरकार का नेट टैक्स कलेक्शन सालाना लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंचा है, जबकि इसे अब तक काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था। एंडी मुखर्जी लिखते हैं कि यह शायद के शेप रिकवरी का संकेत है, यानी बड़ी कंपनियों का मुनाफा और शेयर बाजार तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आम आदमी की खपत और छोटे व्यवसायों की हालत खराब है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है।
अगर टैक्स से कमाई नहीं बढ़ी तो सरकार को या तो अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी या फिर बाजार से और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और रुपया कमज़ोर हो रहा है। ये चमकती जीडीपी के पीछे का एक चिंताजनक सच है। पीएम केयर्स फंड एक बार फिर चर्चा में है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भले ही पीएम केयर्स फंड को सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, फिर भी उसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत निजता का अधिकार है। कोर्ट एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने फंड के इनकम टैक्स छूट वाले दस्तावेजों की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था के सरकारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। कोर्ट ने साफ किया कि आरटीआई कानून के तहत किसी भी थर्ड पार्टी की जानकारी देने से पहले उसकी बात सुनना अनिवार्य है। यानी फिलहाल पीएम केयर्स फंड का हिसाब किताब सार्वजनिक होने की उम्मीद कम ही है। अगली खबर आपके घर तक सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज के बारे में है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर सौम्येंद्र बारीक ने खुद 3 दिन तक जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी के लिए डिलीवरी बॉय का काम किया और जो सच सामने आया वो परेशान करने वाला है। सौम्येंद्र ने दिल्ली की सड़कों पर 105 किलोमीटर स्कूटर चलाया, कुल 15 घंटे मेहनत की, लेकिन उनकी कुल कमाई हुई सिर्फ 782 रुपये। पेट्रोल का खर्चा हटाने के बाद उनके हाथ में बचे 532 रुपये, यानी उनकी मेहनत की कीमत लगी मात्र 34 रुपये प्रति घंटा। रिपोर्टर बताते हैं कि कंपनियों का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आप काम मना करते हैं तो आप पर जुर्माना लगता है या आईडी ब्लॉक हो जाती है। यही नहीं, बड़े मॉल्स में उन्हें मुख्य दरवाजे से घुसने नहीं दिया जाता और कचरा ले जाने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल करने को कहा जाता है। 10 मिनट डिलीवरी की चकाचौंध के पीछे ये शोषण की वो कहानी है जो अक्सर हमारे मोबाइल स्क्रीन पर नहीं दिखती। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे की न्यूज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। गिल्ड का कहना है कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। पिछले साल भारत में द वाय और पाकिस्तान की डॉन जैसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाने की घटनाएं हुई थीं। गिल्ड का मानना है कि इंटरनेट पर रोक लगाने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती, बल्कि इससे केवल शक और डर का माहौल बनता है। उन्होंने दोनों सरकारों से अपील की है कि क्रॉस बॉर्डर पत्रकारिता को बहाल किया जाए ताकि लोगों तक सही सूचना पहुंच सके। खेल के मैदान से खबर यह है कि विराट कोहली अब बदल गए हैं। हिंदू अखबार में आर कौशिक लिखते हैं कि टेस्ट और टी20 छोड़ने के बाद वनडे में कोहली अब पुराने एंकर वाले रोल में नहीं हैं। अब वो विध्वंसक बन गए हैं। 38 साल की उम्र में कोहली अब विकेट बचाने की चिंता नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाफ शतक हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 98 गेंदों पर 84 रन, उनका नया मंत्र है पहली गेंद से ही अटैक करना। उनके छक्के मारने की दर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ये बताता है कि उन्हें अपनी टीम के बाकी बल्लेबाजों पर कितना भरोसा है। कोहली का ये 2.0 वर्जन गेंदबाजों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। सिंगापुर से एक दुखद अपडेट है। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई थी। सिंगापुर पुलिस ने अदालत में बताया है कि घटना के वक्त जुबीन अत्यधिक नशे में थे। स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने गवाही दी कि जुबीन ने लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया था। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठे और समुद्र में गिर गए। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है और साथ ही सुरक्षा नियमों को मानने की एक बड़ी चेतावनी भी। विदेश नीति के मोर्चे पर हालात गंभीर हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य ठिकानों, खासकर कतर के अल उदीद बेस से सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के जवाब में हवाई हमले करने पर विचार कर रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि ईरान में 2500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दुनिया की नज़रें अब इस नए तनाव पर टिकी हैं। कार्यक्रम के अंत में बात साहित्य और रंगों की। फ्रंटलाइन मैगजीन ने महाश्वेता देवी के 100वें जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। महाश्वेता देवी ने अपनी कलम से आदिवासियों और शोषितों की आवाज़ बुलंद की। उनका साहित्य हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों का भी होता है। वहीं टीएम कृष्णा ने एक दिलचस्प लेख लिखा है कि नीला रंग प्रतिरोध का प्रतीक कैसे बना। 19वीं सदी में नील की खेती के विरोध से शुरू हुआ ये सफ़र बाबा साहेब अम्बेडकर के नीले सूट और दलित अस्मिता तक पहुंचा। अम्बेडकर ने धर्मरथों में शूद्रों के लिए निर्धारित काले रंग की हीनता को ठुकराकर नीले रंग को गर्व और न्याय का प्रतीक बना दिया। आज के हरकारा डेली में बस इतना ही। इन खबरों पर अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे कल फिर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हरकारा के साथ, जहां शोर कम और रोशनी ज़्यादा है। आप हमें यूट्यूब, स्पॉटिफाई और व्हाट्सएप पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए।